आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहसिन वली। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में जब हम एहतियात के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, हमें बहुत ही अनुशासन के साथ जीना पड़ रहा है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप कोरोना को लेकर अपना अनुशासन ऐसे ही बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपनों के साथ डिजिटल माध्यम से जुड़े रहिए और जिंदगी के इस दौर में भी चुनौतियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहिए। देखिएगा, हमारा यही अनुशासन पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा और हमें इस बात का फख्र रहेगा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण और इस पर विजय में हम दुनिया के सामने मिसाल बन पाए। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली को मेडिकल साइंस में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर वली को राष्ट्रपति के सबसे युवा चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त है और वो देश के अकेले ऐसे फिजिशियन हैं जिन्होंने 3 बार राष्ट्रपति के चिकित्सक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर वली नमस्कार, आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से। नमस्कार और तमाम श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, और हम आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर वली, अगर हम कोरोना की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के सबसे कम रोगियों वाले देशों में शामिल है। अगर हम देखें तो विश्व का औसत प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 527 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मामलों की संख्या 3000 से ज्यादा है, 102 है। आज नई दिल्ली में जिस तरह की जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व की तुलना में भारत की स्थिति को बेहतर बताया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा स्थिति किस तरह है? ये बिल्कुल दो टूक बात की आपने, और ये ICMR से और स्वास्थ्य मंत्रालय से वेटेड स्टडी है। पर मिलियन इज लोएस्ट और 3102 ही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और सिचुएशन इज फार बेटर जो कि ये कोरोना की है। लेकिन देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है जी, और मैंने इससे पहले भी 2-3 दिन पहले एक बात कही थी जो मैं यहाँ भी दोहराऊंगा जी, कि एक भी जीवन मेरे देशवासी का अगर कोरोना की नजर हो जाए जी, तो ये मेरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमको एक भी लाइफ को, एक भी जीवन को खोना नहीं है जी, और उस न खोने में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। उस सावधानी का, जैसे आपने अभी कहा कि वाहवाही भी होगी बाद में जी, तो उस वाहवाही के लिए वो सावधानी बरत लें। चलिए, अगर हमको अपनी जान भी प्यारी नहीं है, अपने जान हथेली पे लेके निकल पड़े हैं, तो कम से कम मास्क तो लगा के निकलें, फेस कवर तो लगाएं और निकलने के बाद 2 मीटर का डिस्टेंस तो मेंटेन रखें। तो ये 2 काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा काम अगर नहीं कर सकते कि निकलना है, अब मेट्रो ही देखने जा रहे हैं, मेट्रो चल पड़ी है, तो जाइए मेट्रो में दूर बैठिए। तो मैं ये नहीं कहता कि कॉमर्शियल एक्टिविटी खुली है और लॉकडाउन खुले हैं, अनलॉक हुआ है। तो हमको सब चीज करनी है अनुशासन के साथ, जो कि अभी आपने टैगलाइन दी है कि हमें अनुशासन में रहना है। और पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की नजरें इस समय भारत पर टिकी हैं
उसका एक कारण ये भी है कि भारत पूरे विश्व को 70% वैक्सीन देता है, इसलिए सब ये चाह रहे हैं कि भारत में सब खैरियत रहे। अगर भारत में कुछ गड़बड़ हुई तो हमको वैक्सीन भी नहीं मिलेगा जब वैक्सीन एक्सपोर्ट होगा भारत से। तो वो बहुत दूरगामी नजरों से भारत की ओर इस समय पूरा विश्व देख रहा है और हमको इस समय अटमोस्ट डिसिप्लिन यानी जो बहुत ही हाई डिग्री का अनुशासन होता है उसका परिचय देना है। लेकिन साथ में क्या हुआ है कि हमारे गांवों में कोरोना जो चला गया है उससे हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं और टेस्टिंग से भी नंबर्स बढ़ गए हैं जी। लेकिन काबू में है क्या चीज कि हमारी डेथ काबू में है और हमारे जो मरीज हैं उनमें जो बीमारी की तीव्रता है वो भी काबू में है। तो एसिम्टोमेटिक बहुत सारे लोग हैं जिनके हमने एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए हैं, जिनके हमने नेजल स्वाब्स और थ्रोट स्वाब्स आरटीपीसीआर के जरिए पॉजिटिव पाए हैं जी। और ये भी एक अचीवमेंट मैं देख रहा हूँ, ये एक अचीवमेंट है कि हमने इतने ज्यादा टेस्ट कर डाले हैं जो हम पहले समर्थ नहीं थे, सामर्थ्य नहीं था हमें जी। तो वो इस सब चीज को करने के बाद ओवरऑल पिक्चर जो है वो ऐसी कोई दुखदाई नहीं है, ऐसी शर्मनाक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं मास्क लगा के बाहर नहीं निकलूं तो वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तो डॉक्टर वल्ली, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन जब तक हम नागरिक, जब आम नागरिक या सिटीजन इसमें भागीदारी अपनी नहीं निभाएगा, जब वो जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो या और दूसरे जो दिशा निर्देश हैं उनके पालन करने की बात हो, तो अगर जब तक अब बात जनता की है, अगर वो उसे पूरी तरह से उसका पालन नहीं करेगी तो ये नंबर्स कंट्रोल नहीं हो सकते। जी, नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए ना, तो ये आपकी बात बड़ी वैलिड हो जाती है। सरकार ने तो पहले दिन से सब काम कर दिया जी। एक टांग पे खड़ी है सरकार, तो मैं तो ये कहता हूँ एक टांग पे खड़े होने का मतलब ये है कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सारे चीफ मिनिस्टर्स, लोकल बॉडी सब कोरोना के लिए सब अपना काम छोड़ के एक ही प्रोग्राम में लगे हैं कि हमको कोरोना से लड़ना है। वो देश बड़ा सौभाग्यशाली है, उसकी जनता बड़ी सौभाग्यशाली है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो चीजें वेंटिलेटर है, किट है, मास्क है, 95 ये बनते नहीं थे और हम अब दूसरों को एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में। मुझे यहाँ एक कविता याद आ गई जी। आपके जुमले के बोलते ही मैं ये पढ़ता था, सब बच्चे पढ़ते हैं, मेरा देश ऋषियों मुनियों वाला देश। तो उसमें मेरा देश है जी, उसमें सरकार का देश नहीं है। ये मेरा देश है, कोरोना से रोकना मेरी जिम्मेदारी है, पड़ोसी को भी, घर वालों को भी और अपने को भी। तो मैं हूँ इसके कोरोना की रोकथाम का सबसे बड़ा भागीदार। मेरी जो इसमें भूमिका है वो सबसे अहम है, सरकार से भी ज्यादा अहम है। बिल्कुल, मैं ही कोरोना को पालूंगा, मैं ही कोरोना को घर लाऊंगा, मैं ही कोरोना को अपने बुजुर्गों के कमरे तक ले जाऊंगा। और अगर मैं मास्क पहन लूंगा तो तीनों चीजों से मैं अपने घर को भी बचा लूंगा, खुद को भी बचा लूंगा, देश को भी बचा लूंगा। अब डॉक्टर वली, आपकी बात सब लोग मानते हैं और आपके माध्यम से मैं ये लोगों से भी कहना चाहूंगा और आपका इस पे आपकी सलाह भी चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क न लगाने के लिए बड़े सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। कुछ कहते हैं कि मास्क लगाने से उनकी सांस फूल जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, इसलिए मास्क नहीं लगाना है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, इतना छोटा वायरस होता है, मास्क क्या रोकेगा। तरह तरह के तर्क सोशल मीडिया पे लोग देते हैं, जो फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं। इसीलिए हमारी आकाशवाणी पर यह कोशिश होती है कि आप जैसे एक्सपर्ट से जो सही चीज है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसी को दोबारा से अंदर ले लेते हैं, इसलिए तकलीफ होती है उन्हें। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैंने इस मुद्दे का समाधान करके देख लिया है जी। मैं 3 दिन पहले तक 2 मास्क लगा रहा था। आज मैंने पहली बार एक बहुत बड़े डॉक्टर अशोक सेठ हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर, उनको 2 मास्क लगा के देखा जी। और मैंने कई चैनल्स पे 2 मास्क लगा के दिखाए पिछले 6-7 हफ्तों में जी। उसका मतलब ये है कि सर्जिकल मास्क मेरा संक्रमण बाहर नहीं जाने देगा और N95 बाहर का संक्रमण अंदर नहीं आने देगा। लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से इतना घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मैं मरीज भी देखता हूँ, तो मैंने 4 मास्क लगा के देखे कल और आज।
और अपना सैचुरेशन देखा और सारे मरीजों को दिखाया 98 और 99 के बीच में था। कोई न सफोकेशन हुआ न दम घुटा, बल्कि और आराम ये मिला कि मेरा चश्मा 2 मास्क से जो फॉग हो जाता था वो नहीं हुआ। इसका मतलब मेरी हवा लीक नहीं हुई नाक और मुंह के बीच की। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जो निकल गई है, ब्लड से निकल के सांस में आ गई है, उसको हम कितनी भी कोशिश कर लें अंदर ले जाने की, वो दोबारा अंदर जा ही नहीं सकती। हवा ही अंदर जाएगी, हवा ही जाएगी और हवा की ऑक्सीजन शरीर की जो धमनियां हैं लंग्स की वो ले लेंगी। तो ये सब जो बातें हैं ये उन लोगों की बातें हैं जो फैशनेबल लोग हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस पे बड़े बड़े जल से जुलूस हुए हैं। एक सेनेटर का मेरे पास वीडियो है जो ये कह रही है सेनेट में खड़े होके, अमेरिका में, पढ़ी लिखी लेडी, कि आई डोंट वियर मास्क एज आई डोंट वियर अंडरगारमेंट्स, आई नीड टू ब्रीथ। तो ये इस तरह तक, यहाँ तक लोगों ने बात करी है मास्क के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो लोग अपने को दूसरे से डिफरेंट दिखाना चाहते हैं। और ये एक साइकेट्रिक बीमारी है, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको हम एहसास कमतरी भी कह सकते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और ये एक नॉर्मल मेंटेलिटी के आदमी या औरत की कभी भी सोच नहीं हो सकती कि मास्क जैसी अच्छी चीज को हम मना कर दें। लोग डिजाइनर मास्क बना रहे हैं, लोग अपने फेस के इंप्रेशन फोटोग्राफ लगे हुए मास्क बना रहे हैं, यहाँ तक के लोगों ने रतन जड़ित मास्क बना लिए, लोगों ने पॉलिटिकल मैसेजेस के मास्क बना लिए, लोगों ने बच्चों की कहानियों के मैसेजेस के मास्क बना लिए। तो भाई मैं ये कहता हूँ, आपको जो भी थीम अच्छा लगे वो लगाइए, थीम का मास्क पहन लीजिए। सबसे अच्छा मास्क मेरा राष्ट्रीय झंडे का बना के पहन लीजिए। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरा हिंदुस्तान का वासी हूँ, या प्लेन पहन लीजिए, इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। और दूसरा जो है, कोविड पे मैं यहाँ एक बात ऐड करता हूँ, फिर बाद में समय नहीं रहेगा। कोविड में मानसिक संतुलन लोगों का बहुत खराब हो रहा है। इस पे पूरा पेपर पब्लिश हो गया है और ये रिसर्च ये बताती है कि आइंदा आने वाले दिनों में, इटली से ये पेपर पब्लिश हुआ है, सैन रेफेल हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स ने, ये पब्लिकेशन आज ही आया है नेट पे, कोई भी देखना चाहे तो देख ले, मिलान का है। उन्होंने ये बताया है कि 30 से 32% लोगों में डिप्रेशन, 42% लोगों में एंग्जाइटी, 40% लोगों में नींद की कमी और 20% लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर ये हो रहा है। और ये आगे आने वाला, इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कोविड होने के बाद ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में PTSD कहते हैं, तो ये होने जा रहा है। तो ये जो मास्क न लगाने की प्रवृत्ति है, मैं इसको इन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहा हूं कि जो लोग अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं रख पा रहे हैं वो इस तरह की सोच रख रहे हैं। नहीं तो मास्क न लगाना प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बावजूद इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल डॉक्टर वली, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात आज हमारे सुनने वालों को बताई, और खास तौर से वो लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं मास्क को लगा लिया होगा। और जैसा कि आपने एक बताया, बात बड़ी आम सी बात है कि जैसे आपने बोला कि चश्मे के अंदर जो फॉगिंग होना कुछ ऐसी थी, लेकिन कई बार आप जब उसको सही तरीका क्या है कि जब आप उसको नाक के पास सही तरीके से नहीं, उसको टाइट मास्क नहीं लगाते हैं तो फॉगिंग होना बड़ी आम बात हो जाती है। चश्मा लगाने वालों के लिए तो बहुत आसानी है, वो चश्मे से खुद ही दब जाता है। जी और वो एयर टाइट हो जाता है। जी, तो ये कई चीजें आपने बताई हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो लिसनर्स आपकी इन बात को सुन रहे हैं वो इसको जरूर फॉलो करेंगे और अनुशासन में रहेंगे, ताकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि मास्क लगाना आपको अच्छा नहीं लगता है, बात ये है कि आपके ना लगाने की वजह से ये बीमारी कम्युनिटी में फैल रही है और इसकी वजह से दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। और डॉक्टर वली, बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं दिल्ली से ही, मनोज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मनोज जी। सर मैं ये बोल रहा था, जो सोशल डिस्टेंसिंग के कह रहे हैं या 2 गज की दूरी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी, तो
हम तो बस में जाते हैं, हम बस में हम अपना मास्क, सैनिटाइजर जो भी है, साबुन वगैरह जो भी है, हम लगा के अपना साफ सुफ करके जाते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो जी, लेकिन बस में ये तो नहीं है 2 गज की दूरी है तो भूस की तरह भर के ले जाते हैं, अपना लेके जाते हैं अपना। अब इनको कौन समझाए, अगर बोले जाए तो उस पर भी लड़ाई होती है। ठीक है, ठीक नहीं, है। वो बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर है उसकी ड्यूटी है कि वो आपने जो शब्द प्रयोग किया उस तरह से बस में सवारियों को न भरे जी। तो और सरकार के दिशा निर्देश हैं इसमें कि 20 से ज्यादा व्यक्ति एक बस में नहीं आ सकते। नहीं साहब, मैं बताऊं, ये अगली बस का इंतजार भी तो करना चाहिए। अगर एक बस भर के जा रही है, जी जी, मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है जी कि वहाँ भी सबवे के होती है अमेरिका में, और अंडरग्राउंड ट्रेन होती है लंदन में। तो अगर कोई कंपार्टमेंट भरा होता है तो उन्हें पता है 2.5 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आ रही है, रुक जाइए। डॉक्टर वली, ये जो चर्चा है ना, ये जो बात है, आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं कि सरकार की एक जिम्मेदारी है, तो हम नागरिकों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की 20 से ज्यादा लोग हो गए तो हम वेट करें। कर देगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार बस बंद कर देगी। चलिए, आपने इस पे वो कर दिया, आप बस बंद कर दे, फिर आप कैसे चलोगे? अब सरकार ने मेट्रो चलाई। अब मेट्रो में देखिए, ट्रायल के तौर पे मेट्रो में बड़े मुझे अच्छी लगी। मुझे लगती है इंडिया की मेट्रो सबसे साफ सुथरी है। कल मैंने उसके विजुअल्स देखे तो मुझे लगा ये तो मतलब जो मेट्रो मैंने अमेरिका में और लंदन में देखी है उससे भी साफ सुथरी है। तो हम खुद ही अपनी चीजों को गंदा कर देते हैं, हम खुद ही अपनी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। अब हम भर जाते हैं, क्यों भर रहे हैं? अरे भाई रुक जाओ ना, रुक जाओ। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जब मैं 70 और 80 के सालों में दिल्ली आता था तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नहीं होती थी। जो पंजाब से लोग, किसान कनाडा और अमेरिका जाते थे, वो 3 दिन पहले आके अपने गांव से, अमृतसर वगैरह से एयरपोर्ट पे सो जाते थे, तो हमें उनके ऊपर से चढ़ के निकल के जाना पड़ता था जी। तो ये अब हमने सिक्योरिटी सीखी। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग होता है एयरपोर्ट पे। अब कहीं एयरपोर्ट के अंदर कोई पैसेंजर के साथ अटेंडेंट नहीं जाता। तो ये जो हमने सीखा है तो ये कोविड पे भी तो अप्लाई करना चाहिए ना। हमने कैसे ये कह दिया कि भीड़ है? भीड़ हमने करी है ना। आप अगले बस का इंतजार कीजिए और अगली बस आएगी, जरूर आएगी। जी बिल्कुल, आपका ये संदेश जो लोग सुन रहे हैं, तो जो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग करने की हम नागरिकों को भी जरूरत है। और जहां पे आप देख लें कि जो तय नियम है उसके हिसाब से लोग पूरे हो चुके हैं, तो आप अपने अगले वाहन का इंतजार करें। और डॉक्टर वली, इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश से नरसिंहपुर से राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं राजेश नेमत सिंहपुरबड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, यदि किसी व्यक्ति को 3 दिन लगभग वायरल फीवर आ रहा है और उसका वायरल फीवर 3 दिन से अधिक 7-8 दिन तक जा रहा है, तो क्या इस स्थिति में उसे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? जी डॉक्टर वली, ये बहुत आम सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है और 3 दिन से ज्यादा है, तो क्या वो कोरोना हो सकता है और उसे क्या टेस्ट कराना चाहिए? हर एक आदमी को इस समय कोरोना टेस्ट कराने की इजाजत दे दी गई है सरकार की तरफ से, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो कोरोना टेस्ट करा सकता है ऑथोराइज लैब में जाके, केवल अपने आधार कार्ड को ले जाकर। जी, एसिम्टोमेटिक मरीजों को भी इजाजत दे दी गई है कि वो कोरोना का टेस्ट जब चाहे कराएं, किस तरीके का कोरोना का टेस्ट जाके कराएं। तो अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारे पास किट्स बहुत ज्यादा हैं। दोनों तरह की किट्स हैं, एंटीजन किट्स भी हैं और हमारे पास RT-PCR की किट्स हैं। दोनों तरह का टेस्ट कोरोना का हो रहा है। और उसके बाद मैं इसमें और एक चीज जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कोरोना हवा से फेफड़ों में जा रहा है। अगर आपकी जेब इसकी इजाजत देती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट होता है, तो CT स्कैन छाती का अपने करा लें। कभी कभी CT स्कैन में ज्यादा प्रोमिनेंट दिख जाता है कोरोना का संक्रमण, और ये टेस्ट अगर निगेटिव हो तो एक बार CT स्कैन भी करा लें, अगर आप इस बात की सामर्थ्य रखते हो। जी, और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि भारत ने अब तक 5 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है, और पिछले 24 घंटों में भी 11 लाख नमूनों की जांच की गई। तो लगातार हम 10 लाख से 11 लाख के बीच सैंपल्स की जांच कर रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है, और हम उसे मीट आउट कर पा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, ये टारगेट बताया था और हम उस टारगेट से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ।
जी बिल्कुल। और इसके साथ अब हम रुख करते हैं दोबारा से दिल्ली का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में मोहम्मद वजीर जी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी वजीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरे छोटे छोटे 3 ही सवाल है। पहला सवाल ये है सर कि ये पूरे दुनिया में जो कुष्ठ रोग जो ये लगातार फैल रहा है, इसका क्या कारण है? और मेरा दूसरा सवाल है, आप कुष्ठ रोग के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये लगातार फैल रहा है। और मेरा और सवाल है सर जी। हाँ, मेरा दूसरा सवाल है कि जिस तरह से लगातार ये बीमारी फैल रही है, तो क्या विश्व में मेरा क्या दूसरा नंबर रहेगा क्या इस महामारी का? और मेरा तीसरा सवाल है, एक मेरे दोस्त हैं, उसको कोरोना हुआ था, वो बिल्कुल सही होकर आ गए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसा है कि बिल्कुल तना सा रहते हैं। तो सर डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उनके अंदर कोई डर सा है क्या, जो बिल्कुल इस तरह से सुस्त बैठे रहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर वली, यहाँ पे कुष्ठ रोग जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे जी। लेकिन आज आपसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आप एक अपने रिसर्च के बारे में बता रहे थे कि जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है कि मानसिक रूप, मतलब जैसे होता है ना कि हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन पे जब किसी चीज का बहुत असर हो जाता है तो वो बहुत देर में जाता है। शरीर पर असर होता है, आप उसका इलाज होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज पे मन पे असर होता है तो डॉक्टर साहब वो बहुत समय लगता है। क्या कहेंगे कोरोना के वो लोग जो ठीक होकर आ रहे हैं? मन पे असर पड़ रहा है। मन जो हृदय वाला है वो भी मुतासिर हो रहा है, और मन जो मेरा माइंड है वो भी मुतासिर हो रहा है। अब मैंने एक कार्टून अपने कई प्रेजेंटेशंस में दिखाया, जिसमें ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ एक आदमी भी ट्रक में धक्का लगा रहा है और ट्रक के नीचे भी 4 लोग ट्रक में धक्का लगा रहे हैं। तो ये मानसिक संतुलन को दिखा रहा है जी, कि उस आदमी को भी ऊपर से चढ़े चढ़े धक्का लगा रहा है। वो भूल गया कि मैं ट्रक के ऊपर चढ़ा हूं और मुझे धक्का लगाने से ट्रक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो हो रही है मानसिक अवसाद की स्थिति है, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, क्योंकि लोग को भी कमाई के जरिए कम हो गए हैं, थोड़ा सा उनकी नौकरियों पे असर आ गया है, और कुछ फैक्ट्री वर्कर्स जो गांव में चले गए हैं वो भी अवसाद के शिकार हो गए हैं कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे जॉब का क्या होगा। तो ये मिलीजुली जो एक स्थिति बनी है, कोरोना का भी इफेक्ट है हार्ट पे और माइंड पे, कि कोरोना की जो टॉक्सिन्स हैं जिनको हम ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, जो अभी परसों ही थ्योरी आई है। आपने सुना होगा एक साइटोकिन स्टॉर्म की हम कोरोना में बात कर रहे हैं, जिससे पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो साइटोकिन्स वो कंपाउंड हैं जो IL-6 ग्रुप में आते हैं, और एक ब्रेडिकाइनिन होता है जिससे ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। तो ये जो टॉक्सिन कोरोना के शरीर में प्रवेश होने के बाद निकल रहे हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति को और हृदय को, दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो कोरोना से ठीक भी लोग हो रहे हैं, यहाँ मैं वो भी एक बात बता दूं जो अभी तक शायद आपके प्रोग्राम में किसी ने भी कवर नहीं की होगी। ठीक होने के 3-4 महीने तक शरीर में जकड़न, दर्द, कमजोरी बगैर किसी लक्षण के रहता है। उसको हम लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं, लॉन्ग हॉलर्स। और ये लॉन्ग हॉलर्स जो हैं ये पॉजिटिव कोरोना टेस्ट भी दे देते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो वायरस कण रह जाते हैं। तो ये जो सेकंड वेव की हम बात कर रहे हैं, मैं उसको भी यहाँ खत्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेकंड वेव आ गई है कोई कोरोना की, लेकिन ये लॉन्ग हॉलर्स जो हैं, जो कोरोना से संक्रमित पहले शुरू में हुए थे, उनके अंदर जो वायरस पार्टिकल्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं RT-PCR से क्लोन करके डीएनए को, वो आरएनए जो डिटेक्ट हो रहा है वो आरएनए पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो इसलिए ये कहना कि सेकंड वेव आ गई, डरना इसकी बात से कि सेकंड वेव आ गई, ये तो बिल्कुल किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हालांकि इसमें स्पेशलिस्ट की राय थोड़ा सा मुझसे फर्क है, लेकिन मैं उनका सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि कोरोना का सेकंड वेव आने के लिए फर्स्ट वेव का गायब होना जरूरी है, इट इज वेरी स्वाभाविक, तो नेचुरल है ये बात जो मैं कह रहा हूँ। तो इन्होंने जो बीच में एक सवाल पूछा था कुष्ठ रोग के बाद, वो मुझे आप अगर याद दिला दें तो मैं उसका भी समाधान करता चलूं। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने यही इसी वेव के बारे में, इसी से रिलेटेड ये बात थी। और हमारी कॉलर हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बिजनौर से आसिफ चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आसिफ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है सर कि मैं सरकार का पालन कर रहा हूँ, बिल्कुल बाहर जाता हूँ, मास्क लगाता हूँ और कहीं भीड़ भाड़ में भी नहीं पहुँचता मैं जी। और हमारे घर में 2 अमरूद के पेड़ है, वो चिंगादड़ आती है वहाँ पे जी।
तो क्या उनसे कोई खतरा तो नहीं है सर? भाई ये तो नहीं जी नहीं। डॉक्टर वली, चमगादड़ से ये बीमारी आई और आज जी आसिफ भाई, मैं आपके बिजनौर का ही रहने वाला हूँ और मैं जब छोटा था मेरे घर में भी बहुत चमगादड़ थी जी। तो बिजनौर में जो चमगादड़ें हैं वो बहुत भोली सीधी सादी हैं, उनमें ये शी जिनपिंग वाली जो देश का जो वायरस है चाइना का वो नहीं है जी। हमारी जो बिजनौर की जो चमगादड़ें हैं उनमें ये कोरोना वायरस नहीं है जी। डॉक्टर वली, आपने बहुत सरल शब्दों में इस बात को बताया, क्योंकि जब से ये कोरोना आया है तो उसके बाद से चमगादड़ को लोग बड़े शक की नजरों से देखने लगे हैं। तो ऐसे में आपने का होना तो पहले भी अच्छा शकुन नहीं माना जाता था, क्योंकि चमगादड़ सुनसान जगह में रहती है जी और चमगादड़ रात को निकलती है जी। लेकिन कभी कभी कड़ियों के अंदर या दरख्तों पर चमगादड़ों का जो वास होता है, एक्चुअली ये चमगादड़ बदनाम हो गई। ये खास किस्म की चमगादड़ थी जिनमें से ये वायरस निकला था चाइना में जी। वो हमारे देश में होती नहीं है। तो बिजनौर हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, उसमें चमगादड़ से डायरेक्ट कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, न जानवरों से है। जी बिल्कुल, न जानवरों से है, तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर वली, हमारे जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत समय से घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी जो जीवन शैली है ना वो बिल्कुल बदल गई है। बाहर का खाना खाते थे, कॉलेज जाते थे, एक दूसरी तरह का मतलब माहौल था, अब बहुत जमाने से घर में है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक लो साइड में है। आप उनसे क्या कुछ कहेंगे उनके मन को ठीक रखने के लिए? उनके मन को पहले तो मैं ये कह के शांत करूंगा कि बहुत जल्दी सरकार इस बात पे कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी के क्लासेस और स्कूल के क्लासेस रिज्यूम हो। बल्कि आज शाम को भी ये खबर आई है कि शायद इस महीने के आखिर तक कुछ हम कक्षाओं को रिज्यूम करेंगे, लेकिन उससे पहले स्कूल वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूल की पानी की टंकियों की सफाई करें, क्लासरूम्स की सफाई करें, स्कूलों की सफाई करें, वहाँ जो बच्चों के लिए इंतजाम है उसकी सफाई करें, डिस्टेंस के हिसाब से क्लास में जो डेस्क है वो लगाएं। और बच्चों को देखिए, एक बड़ा जो नेमत बच्चों को एक बड़ा उपहार मिला है इस कोरोना में, वो माँ बाप का सानिध्य मिला है, माँ बाप के साथ रहने को मिला है जो उनको नहीं मिल पा रहा था। और उससे मैं तो ये कहूँगा अपनी पर्सनैलिटी को और उभारिए, आप अपने माँ बाप के साथ उनकी सेवा करके पुण्य भी कमाइए और उनसे कुछ सीखिए, अपने दादा दादी से भी सीखिए। ये वो क्षण थे हमारे जी, वो दिन थे हमारे, अगर हमने उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होगा तो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में निखार आया होगा। और ये तो बाहर का खाना तो आ रहा है, अभी टेलीफोन के जरिए आ रहा है, सब बच्चों के पास ऐप होते हैं, तो बाहर के खाने में तो खैर बड़े शहरों के बच्चे मंगा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें जो हमारा फायदा हुआ है उसको गिनवा रहा हूँ कि हमें अपने बड़ों के साथ रहना नसीब हुआ, हमें घर में रहना नसीब हुआ, हमें इंडोर गेम्स खेलने नसीब हुए, हमें चेस खेलना नसीब हुआ, हमें और किताबें पढ़नी नसीब हुई और अपने दादा दादी से सीखना नसीब हुआ। कितनी बड़ी ये नेमत है अगर हम घर पे भी रह रहे हैं और अपनी मर्जी से सोना भी नसीब हुआ। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान भी था और जिन बच्चों ने इसका फायदा उठाया होगा तो मैं तो आई एम प्राउड ऑफ दोज चिल्ड्रन। तो इसमें हताश होने की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर वली, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपसे भी मैं ये कहूंगा कि इतना भी नाउम्मीद दिले कम नजर ना हो, मुमकिन नहीं कि शाम अलम की सहर ना हो। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और आप इस कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का इतनी अच्छी तरीके से उत्तर दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। और हर परेशानी के बाद एक आसानी है, कोरोना भी निपटेगा और इसके बाद आसानी होगी, हमारा देश प्रगति के रास्ते पर आएगा और सब बच्चे बड़े सब सुखी होंगे। और इस बात के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा मैं भी, और सब खुश रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहे, मेरा भारत महान रहे, इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। और श्रोताओं, आप कोरोना की इस जंग में अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहसिन वली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।